नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मेडिटेशन हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार कई लोगों को इसको लेकर काफी डाउट्स रहते हैं कि मेडिटेशन से जब हम बात करते हैं हीलिंग की, जब हम बात करते हैं स्ट्रेस के रिडक्शन की, तो ये कैसे संभव है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे मेडिटेशन इन सभी फील्ड में कारगर साबित होता है और जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी हील नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टर्स दावा करते हैं, वो बीमारियां भी मेडिटेशन से हील हो जाती हैं। तो कई बार ये प्रश्न हम सभी के मन में रहता है कि मेडिटेशन से कैसे हील हो सकता है, या जो नॉन मेडिटेटर्स होते हैं उनके दिमाग में सवाल रहता है कि मेडिटेशन से ऐसी बीमारी तो संभव ही नहीं है कि हील हो पाए। तो उसी पर चर्चा करेंगे कि साइंटिफिक रीजंस क्या क्या हैं, साइंटिफिक मेथड से हम समझेंगे कि मेडिटेशन किस तरह से सब चीज़ों की हीलिंग में साबित होता है कारगर। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते जी। सर, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मेडिटेशन हम सभी करते हैं, हम सभी को सलाह देते हैं कि मेडिटेशन करें। जी। तो अब ये ज़रूरी बन गया है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया। उनके मन में सवाल रहता है कि मेडिटेशन से हीलिंग आखिरकार पॉसिबल कैसे है? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर हम चर्चा करें और बात करें, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानें कि साइंटिफिक अगर हम विज़न से देखें, उस नज़रिए से देखें तो कैसे संभव है ये हीलिंग। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि मेडिटेशन से हीलिंग कैसे संभव है। देखिए, ट्रेडिशनली ऐसी सोच रही है कि हम ध्यान को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं, लेकिन चिकित्सा के लिए तो हमें दवाइयों का सहारा ही लेना पड़ेगा। लेकिन अनुभवों के साथ यह बात भी समझ में आई कि जब आध्यात्मिक साधना में हमें ऊर्जा मिलती है, कुंडलिनी की चर्चा है कि हमारे चक्रों की ऊर्जा जागती है, कुंडलिनी एक्टिव होती है। तो जब चक्रों की ऊर्जा जब जाग रही है तो क्या हमारी नाड़ियों में ऊर्जा नहीं बढ़ रही है? तो नाड़ियों में अगर ऊर्जा बढ़ रही है तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर क्या होता है? तो ध्यानियों को के जीवन में जब बीमारियों को ठीक होता जब देखा गया, तब इस बात को समझते हुए फिर अब हम ध्यान का उपयोग हीलिंग पर्पस से भी कर रहे हैं कि मेडिटेशन करने से सभी तरह की हीलिंग हो जाती है। और ये थोड़ा एक पीएसएसएम का एक यूनिकनेस भी है कि हम यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट को। बहुत कम जगहों पर इस तरह से देखा और समझा जाता है। तो मेडिटेशन से हीलिंग होती है, उसका मैकेनिज्म आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से ध्यान सभी रोगों को दूर करता है। ओके, तो सर यही आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो जो ऊर्जा होती है हमारी नाड़ियों में बहने लगती है। हाँ। लेकिन ये जो जो और भी लोग हैं जो मेडिकल में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, तो उनका ये रहता है कि ऊर्जा आ रही है, वो हमें दिख तो नहीं रही है, यस। हम उसको अपनी नज़रों से तो देख नहीं पा रहे हैं, हाँ। पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे संभव है कि हीलिंग कैसे किस तरह से हो रही है फिर? यस। तब यहाँ पे ना फिर हमें स्ट्रेस को और साइकोसोमेटिसिटी को समझना पड़ेगा। सभी जब बीमारियां यानी कि 100% बीमारियां स्ट्रेस के फैक्टर्स से भी आती हैं। मतलब स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है जो बीमारी का कारण बनता है। तो जब हम बोलते हैं स्ट्रेस यानी कि तनाव, तो जब तनाव होता है तो क्या होता है, हमारे मन में सोच विचार बढ़ जाती हैं। कोई सिचुएशन को लेकर, कोई परिस्थिति को लेकर हम बहुत सोच रहे हैं कि ये काम मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने इतना मेहनत किया है, मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मन में बहुत सोच विचार चल रहे हैं, तो ये स्ट्रेस बन जाता है। अब ये जो माइंड का स्ट्रेस है, हमारी बॉडी लेवल पे कैसे जाता है, वो थोड़ा अगर हमें पता हो तो समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन कैसे हमें ठीक कर सकता है। जब तनाव आता है माइंड के लेवल पे, तो फिर हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी एजेंट जो होते हैं, जैसे साइटोकाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनका सेक्रेशन बढ़ने लग जाता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। अलग अलग ऑर्गन में, और ये कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन सेटअप हो जाता है। इन्फ्लामेशन, सूजन, लालीपन, बहुत सारी डिजीज में इन्फ्लामेशन एक मेडिएटर फैक्टर है। और स्ट्रेस से
इन्फ्लामेशन बढ़ता है। जिस बीमारी में भी आइटिस आता है, फेरेंजाइटिस, राइनाइटिस, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, तो सभी डिजीज में इन्फ्लामेशन हो रहा है। और इन्फ्लामेशन का जो मैकेनिज्म है, उसकी जो हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि ब्लड वेसल्स के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो साइटोकाइन्स बढ़ रहे हैं। तो ये साइटोकाइन्स पाया गया है कि स्ट्रेस वाले लोगों में ज़्यादा होता है। बहुत हमारे दर्शक इस बात को अनुभव करते होंगे। एग्जाम के समय बच्चों में पेट दर्द होने लग जाता है, किसी को दस्त लग जाते हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बच्चों में पेट की समस्या होती है, बड़ों में हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। और ब्लड प्रेशर का नाम हाइपरटेंशन जो एलोपैथी में मेडिकल के सिस्टम में है, ये तो बहुत अच्छा नाम है, हाइपरटेंशन। अगर माइंड में टेंशन है तभी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप माइंड में टेंशन नहीं आने दें तो आपको हाइपरटेंशन कभी नहीं हो सकता। तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, यानी कि हाई बीपी को ठीक करने के लिए, आपको अपने माइंड से टेंशन को, स्ट्रेस को हटाना है, और उसके लिए मेडिटेशन काम आता है। तो स्ट्रेस माइंड के लेवल पे है, वो हमारी बॉडी के लेवल पे, ब्लड के लेवल पे, हार्मोन के लेवल पे आता है, और फिर बीमारियां शुरू होती हैं। तो अगर हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं तो मेडिटेशन इसको उल्टा कर सकता है। जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करते हैं, रिसर्च में बातें आई हैं। मेडिटेशन से इन्फ्लामेशन, सेलुलर इन्फ्लामेशन, सेल के लेवल पे, टिश्यूज के लेवल पे जो इन्फ्लामेशन हैं वो कम होते हैं। जो इम्यूनिटी है वो बढ़ने लग जाती है। जब इन्फ्लामेशन सेटअप होगा तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। मेडिटेशन से पाया गया है कि इम्यूनिटी वाले सेल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन, IgA, 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, MAG वगैरह। तो IgA पाया गया है कि उनका सिक्रेशन मेडिटेशन से बढ़ जाता है। सिर्फ 3 दिन के मेडिटेशन, 5 दिन के मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट हुए हैं बहुत सारे। सूजन कम होती है, इन्फ्लामेशन कम होता है। जो स्ट्रेस का बॉडी पे इफेक्ट हो गया था वो इफेक्ट रिवर्स होता है, हम डी स्ट्रेस होते हैं। सेल के लेवल पर डी स्ट्रेस होगा, हमारी बॉडी हीलिंग होने लग जाती है। जो भी तकलीफ है, दर्द है, गड़बड़ी है, वो ठीक होने लग जाती है। तो हमें इस बात को समझने की चाहिए कि मेडिटेशन डी स्ट्रेस हमें करता है, ना सिर्फ माइंड से बल्कि बॉडी लेवल पे भी, टिश्यूज लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे हमें हील करता है। जैसे कि सर आपने बताया कि मेडिटेशन से बहुत हेल्प होती है स्ट्रेस को कम करने में, रिड्यूस करने में। तो स्ट्रेस का एक और पहलू पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी, जो स्ट्रेस का हार्मोन के बारे में बात करते हैं, तो उस पर कैसे ये मेडिटेशन से असर होता है, मेडिटेशन से कैसे उसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल अच्छी बात है। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। तो ऐसा भी पाया गया कि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, वहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन, जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, और इसको फिजियोलॉजी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जब कोई गड़बड़ी की बात है, कभी कोई पुराने ज़माने में या अभी भी जब कोई अटैक होने वाला है, तो हमें या तो जान बचानी है या दौड़ना है, तो या तो लड़ना है, फाइट और फ्लाइट, या भाग जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट के लिए, जब हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पे हमें लड़ना है या भागना है, तो भागने के लिए तो हमें तेज गति चाहिए। तो उस समय दौड़ने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वो हमें कॉर्टिसोल हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वो रिलीज होता है और ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल हार्मोन निकला, हमारी बॉडी या हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है ये कौन से रियल अटैक है और कौन हमारे मन में बस सोच रहे हैं। आप मन में सोचते भी रहते हैं। आपने टेलीविजन पे न्यूज़ देखा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई, आपके रियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में कोई गड़बड़ वाली सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन चूंकि आपने वो सीन देखा तो हमारे माइंड में वो स्ट्रेस आ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, और जो आपको एक्चुअल में दौड़ने के लिए जो आपको सिचुएशन चाहिए थी, आपके ब्लड लेवल पे, हार्मोन लेवल पे वही सिचुएशन हो जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, तो स्ट्रेस हार्मोन ये जो कॉर्टिसोल है, हमारे नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्ट्रेस वाले हार्मोन है कॉर्टिसोल, और भी दूसरे कई सारे होते हैं, ये सभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इसका जो अपोजिट होता है
वो पारासिम्पैथेटिक है। तो पारासिम्पैथेटिक कब काम करता है? जब हम आराम कर रहे हैं, जो हमने भोजन किया उसको पचाना है, बॉडी को बिल्डअप करना है। अगर हम दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ते दौड़ते हम पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो अगर दौड़ने की क्रिया हो रही है तो उस समय बॉडी जो है अपना डाइजेशन वाली सारी फंक्शंस को हॉल्ट कर देता है। कहने का मतलब कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस वाले सिचुएशन में है तो वो खाना ठीक से पचता नहीं है। अधपचा खाना ही आगे पास ऑन हो जाता है। हम भोजन से पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आपने तो बहुत पौष्टिक पौष्टिक भोजन किया, लेकिन अगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन है तो हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और तभी कहते हैं कि खाते तो हैं लेकिन बच्चे को लेकिन लगता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है तो ये जानना चाहिए कि बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। और एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एक्टिव है। तो जो पारासिम्पैथेटिक है, जो इसका अपोजिट है, वो सबड्यू हो जाता है, वो कम हो जाता है। और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा योगदान होता है वैगस नर्व का। हमारे ब्रेन से अलग अलग क्रैनियल नर्व्स निकलते हैं, 12 क्रैनियल नर्व्स होते हैं। ये 10वें नंबर का क्रैनियल नर्व्स है और ये काफ़ी बड़ा होता है, हमारे पेट तक आता है। ब्रेन से निकल के पेट तक आ रहा है। कई सारे फंक्शन हैं, पूरी बॉडी में मल्टीपल फंक्शन है इसके। तो अब वैगस नर्व अगर कम सबड्यू हो गया, वो कम एक्टिव है तो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारे बॉडी को गड़बड़ होने लग जाती है बात। तो ये समझना है कि मेडिटेशन जो है वो स्ट्रेस के इफेक्ट को, हार्मोन को नर्वस सिस्टम पे जो हो रहा है उस प्रभाव को उल्टा कर देता है। कॉर्टिसोल को कम कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ओवर एक्टिव हो गया था उसको नॉर्मलाइज करेगा, वैगस नर्व को एक्टिव करेगा। तो हमारे पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये सभी बैलेंस होने लग जाते हैं। जो स्ट्रेस का इफेक्ट था वो रिवर्स हो जाता है। तो तनाव में रहते हुए हम जीवन जी रहे हैं तो बीमारियां आ रही हैं। ध्यान से हम तनाव को कम करने में सफल हो जाते हैं तो बीमारियां जरूर ठीक होती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ध्यान को जब हम करते हैं तो सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो क्या वो बीमारियां भी यहाँ पर ठीक हो जाती हैं जिनका डॉक्टर बोलते हैं ये लाइलाज है? जो ऑटो इम्यून डिसीज है, ये कैसे संभव है? यस, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, मेडिकल जगत जो है यद्यपि वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी जितना हमारी आध्यात्मिक जगत में भारतवर्ष ने चीज़ों को जान लिया है उतना मेडिकल अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। कहने का मतलब कि हम अपने आप को भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी के रूप में देखते हैं, लेकिन इस फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे पास 7 शरीर हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में हमारे पास 5 कोष बताए गए हैं, जिसको न्यू एज में खासकर थियोसॉफिकल सोसाइटी में 7 बॉडीज के रूप में देखा जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी हम जो इमीडिएट हमारे फिजिकल बॉडी के तुरंत बाद इमीडिएट में एनर्जी बॉडी है प्राणमय कोश। तो ध्यान से जब प्राणमय कोश में अगर ऊर्जा उतरती है तो हमारे प्राण में 72,000 नाड़ियाँ कही गई हैं। हठयोग प्रदीपिका हमारा योग का ग्रंथ है, उसमें 72,000 नाड़ियाँ कही गई हैं। तो अब उन नाड़ियों में जब ऊर्जा उतरती है, नाड़ियाँ संतुलित होने लग जाती हैं। तो अगर नाड़ी मंडल हमारा, प्राणमय कोश अगर हमारा संतुलित हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो उपनिषद के अनुसार ये हमारा जो भौतिक शरीर है ये ऊर्जा शरीर के कारण है। अब ये ऊर्जा के बहने को मेडिकल साइंस अभी पकड़ नहीं पाया है। वहाँ मेडिकल साइंस में हम कैलोरीज को जानते हैं कि जो हमने भोजन किया, जो कार्बोहाइड्रेट खाया, उससे कैलोरीज रिलीज होती है। तो बॉडी में एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहती कैसे है ये सिस्टम अभी पकड़ में नहीं आया है। कारण क्या है? ये जो नाड़ियाँ हैं ये बहुत रिफाइन है, बहुत फाइन है। तो बहुत फाइन होने की वजह से, महीन और सूक्ष्म होने की वजह से ये मशीन में पकड़ में नहीं आ पाती। लेकिन साधना में उतरे हुए ऋषियों ने इसको अपने अनुभव से पाया है। और हमारे उपनिषदों में, हमारे चक्रों के बताने वाले विज्ञान में इनके बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ये कौन से चक्र में कितनी नाड़ियों का जोड़ है। इड़ा नाड़ियां हैं, पिंगला नाड़ियां हैं। अब इस इड़ा और पिंगला नाड़ी को सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक से जोड़ा जा सकता है। जो पिंगला नाड़ी है वो उसमें सूर्य प्राण बहती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो इड़ा नाड़ी है उसमें चंद्र प्राण
और पृथ्वी प्राण बहता है वो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो हम एनालॉजी फंक्शन के बेसिस पे हम एनालॉजी बना सकते हैं, लेकिन इसकी एनाटॉमी को हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नहीं जान सकते। अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जो हमारे शरीर के इड़ा पिंगला नाड़ी को देखकर बता सके। इड़ा पिंगला नाड़ी के फोटो को जो परंपरा से बना हुआ है, जो हमारे ऋषियों ने जो देखकर बताए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी में C.W. लीडबीटर, उन्होंने अपने थर्ड आई विजन से जो देखा उसका प्रॉपर चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, और वो बुक चक्रा व्हील ऑफ लाइफ बुक अवेलेबल है। बहुत सारे ध्यानियों को अपने अंदर चक्रों की अनुभूति होती है। मुझे भी अपने ध्यान में 2005 में ही मणिपुर चक्र और अलग अलग चक्रों के अनुभव हुए। तो अनुभव होते हैं, लेकिन इसको दिखाया नहीं जा सकता। तो मेडिकल साइंस जो है, जो मशीन में दिखता है उसको मानता है, लेकिन जो भीतर दिखता है, इस कारण से मेडिकल साइंस में जो चीजें बातें आ रही हैं कि बीमारी लाइलाज है, हाँ, उनके सिस्टम के अनुसार ये लाइलाज है। लेकिन अगर हम ऊर्जा विज्ञान को समझते हैं, नाड़ी तंत्र को समझते हैं, अगर उस पर काम करना सीख जाते हैं, तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ और भी रिसर्चर्स के को कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर बर्नी सीगल येल यूनिवर्सिटी में वो सर्जन हुए, सर्जरी के प्रोफेसर हुए। उन्होंने भी अपने अनुभव में पाया कि कोई भी बीमारी को अगर हम आध्यात्मिक रूप से, जब हम अपने माइंड पर काम करते हैं, जब हम स्पिरिचुअली काम करते हैं, तो जिन बीमारियों को लाइलाज कहा जाता है या ऐसा कहा जाता है इसकी प्रोग्नोसिस अनसर्टन है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ड्रीम पर काम करते हुए, मेडिटेशन पर काम करते हुए, थिंकिंग पर काम करते हुए डॉक्टर बर्नी सीगल ने बहुत सारी बीमारियों में चमत्कारिक रिजल्ट पाए। डॉक्टर बर्नी सीगल की कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मैं उन सभी को रिकमेंड करूंगा। ये सभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में वो अभी नहीं है, लेकिन अगर हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बर्नी सीगल ने भी पाया और मेरे अनुभव में भी यही बात आ रही है। बहुत सारी बीमारियों में लाइलाज, तथाकथित लाइलाज बीमारियों को भी इलाज ध्यान से और ध्यान से जुड़ी हुई जो बाकी अन्य अध्यात्म शास्त्र के विज्ञान की बातें हमें समझनी है, प्राण ऊर्जा के बारे में, चक्रों के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के बारे में, अगर हम उनको समझ लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो बीमारी लाइलाज नहीं है। तो सर, ये तो रही बात लाइलाज बीमारियों के बारे में, आपने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। अब मैंने जैसे आपसे पूछा था कि ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसा टर्म हो जाता है, जब कोई सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी फैमिली भी डर जाती है, तो उसके बारे में समझना चाहूँगी। देखिए, मेडिकल सिस्टम में बहुत सारी बीमारियों को ऑटो इम्यून कहा जा रहा है। ऑटो इम्यून क्या है कि ऑटो इम्यून हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स, जो इम्यून सेल्स होते हैं बाहर से अटैक करने के लिए, बाहर से बैक्टीरियाज आए, बाहर से पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आया, तो उनसे बचाव के लिए। लेकिन ऑटो इम्यून हमारी बॉडी के अपने सेल्स से ही हमारे इम्यून सेल्स लड़ने लग जाए। उदाहरण से अगर हम ऐसा समझें कि जो हमारे पास पुलिस है या पुलिस के अलावा जो हमारी सेना है, वो एंटी सोशल एलिमेंट से लड़ने के लिए है। लेकिन अगर ऐसा हो कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, पुलिस वाले ही रंगदारी वसूल करने लग जाएं, तो इसको ऑटो इम्यून समझा जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, समझने के लिए बस ये बात। बहुत जगह पुलिस भी बहुत हमारा सपोर्ट करने के लिए होती है। हमारे बॉडी के अपने इम्यून सेल्स हमारे अपने ही बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। तो मेडिकल जगत में ऐसा माना जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, और इसको तो हम इसके बस सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, इनको हम ठीक नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के जगत में काम करने वाले लोगों ने पाया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, CAM, थर्ड ईयर MBBS में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में ये सब एक टॉपिक भी होता है। तो इसमें हमारे अनुभव में बात आई है कि जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, और खासकर हैवी मेटल का टॉक्सिन, जैसे टॉक्सिन तो कई तरह के होते हैं, जब अगर हमारी बॉडी के किसी पार्टिकुलर सेल्स के ग्रुप में जब टॉक्सिन बढ़ जाए और बॉडी ने पहचान लिया कि टॉक्सिन को बाहर निकालना है, अब सेल्स में टॉक्सिन ज्यादा है, अब सेल से टॉक्सिन बाहर निकाल के उस सेल को यूज किया जा सके, इसकी सिचुएशन नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन जा चुका है,
तो वो पूरे सेल्स को ही डिस्कार्ड करता है, यानी कि ऑटो इम्यून के द्वारा उस पूरे सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, जो ऑटो इम्यून हो रहा है बेसिकली इट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे अपने इम्यून सेल्स अपनी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं। क्यों अटैक कर रहे हैं, इसका कारण जानना कि उसमें टॉक्सिन है, हैवी मेटल टॉक्सिन है। तो अगर हम डिटॉक्स अपनाते हैं, डिटॉक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिटॉक्स अगर हम करते हैं अपनी बॉडी का, और सबसे बड़ा और सबसे इजी डिटॉक्स तो होता है फास्टिंग के माध्यम से। अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लग जाती है। अगर डिटॉक्स के मेथड में आगे बढ़ जाते हैं और अपने हृदय चक्र पर काम करते हैं, अब मुझे थोड़ा चक्रों पर भी जाना पड़ेगा। हृदय चक्र पर अगर हम काम करते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक किया जा सकता है। बहुत लोगों के लिए बात सरप्राइज करने वाली होगी, लेकिन यस, ऑटो इम्यून डिजीज आर नॉट इनक्योरेबल डिजीज। मेडिकल जगत मानता है ऐसा, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन वालों ने इसे ठीक किया है। हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखिएगा, उसमें मेडिकल मीडियम बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, ऑटो इम्यून डिजीज को भी ठीक करना पॉसिबल है। तो सर, अभी आपने हार्ट चक्रा के बारे में बात की कि हार्ट चक्रा पे काम करके ऑटो इम्यून डिसीज को हम हील कर सकते हैं, तो ये जी। कैसे संभव है? देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है। कैसे उतरती है? ध्यान में यह बात समझ में आई है कि हमारा मन विचारों को सोचता रहता है। जब ये विचार रुक जाते हैं, चित्त वृत्ति निरोध, जब हमारे विचार ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस शांत और शून्य अवस्था में हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है। वो पीनियल ग्लैंड कॉस्मोस से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और वो एनर्जी जो ऑब्जॉर्व किया वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, चक्रस को वो पास ऑन करता है। तो हमारी बॉडी में ऊपर से एनर्जी जो है वो इंटर करती है ब्रह्मरंध्र से, पीनियल ग्लैंड से, और हमारी बॉडी में अंदर अंदर उतरती जाती है। तो सभी चक्र ध्यान में जब हम बैठते हैं तो अपने आप धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाते हैं। चक्रों को जागृत करने के लिए, चक्रों को संतुलित करने के लिए हमें कोई विशेष प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने शरीर में ऊर्जा को अलाउ करना है। हम इस अवस्था में पहुंचे, ध्यान की शून्य अवस्था, जिसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे पीनियल ग्लैंड में, हमारे ब्रह्मरंध्र में ऊर्जा उतरने लग जाती है। जो ब्रह्मरंध्र है वो हमारे नाड़ी मंडल में वो पॉइंट है जहां से ऊर्जा आ रही है। तो ब्रह्मरंध्र आध्यात्मिक शब्दावली हुई, और हमारे फिजिकल बॉडी के लेवल पे पीनियल ग्लैंड है जो एनर्जी को अब्सॉर्व कर रहा है। अब ये पीनियल ग्लैंड मेडिकल जगत में बहुत विशेष महत्व का नहीं माना जाता, बस एक मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है और हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये पाया गया है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि हम ध्यान में नहीं बैठते। अगर ध्यान में हम नहीं बैठ रहे हैं तब इसका बहुत कम काम है, लेकिन अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो इसका बहुत काम है। जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, हम अपने ब्रह्मरंध्र से, हम अपने पीनियल ग्लैंड से ध्यान में हम ऊर्जा को पी सकते हैं, ऊर्जा को अब्सॉर्व कर सकते हैं। तो ऊर्जा आएगी तो अपने आप नीचे वो बहेगी। तो जिस भी तल पर ऊर्जा इम्बैलेंस हो, जिस चक्रा के तल पे, अब जैसे मैंने अभी ऑटो इम्यून डिजीज में हार्ट चक्रा की बात करी, तो अगर हार्ट चक्रा के लेवल पे अगर एनर्जी कम है, ध्यान में हम बैठते हैं आराम से आंख बंद करके और सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, जब मन शून्य हो रहा है, जो ऊर्जा उतर रही है हार्ट चक्रा में, पहले कॉस्मिक एनर्जी आएगी और वो वहां पे जो डिफिशियंसी है वो फिलअप होगी। हार्ट चक्रा में कई सारी नाड़ियां हैं, जिस नाड़ी में ऊर्जा कम है उस नाड़ी में जाएगी। इड़ा और पिंगला दो डिवीजन, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक डिवाइड कर रहे हैं कि इसमें पैसिव नाड़ीज या एक्टिव नाड़ीज किसमें अभी चाहिए, वैसा अपने आप ऊर्जा आती है। बहुत जगह पर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। पीएसएसएम में हम मंत्रों के प्रयोग को मना करते हैं। मंत्र के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम शून्य हो जाते हैं तो ऊर्जा अपने आप उतरने लग जाती है। हाँ, म्यूजिक थेरेपी और कलर थेरेपी को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर होते हैं।
सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 म्यूजिकल नोट्स हैं और चक्र भी 7 है। दोनों जगह समानता, ये कोइंसिडेंस नहीं है। एक स्पेसिफिक नोट्स का प्रभाव स्पेसिफिक चक्रास पे पड़ता है। तो इस अलग अलग राग हैं, राग की थोड़ा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कौन से चक्र पर कौन से राग का हीलिंग इफेक्ट होता है। तो जो भी अब हार्ट चक्र की हीलिंग की बात थी, तो राग दुर्गा है, राग भैरव है, जिसको हम आंख बंद करके या शांत बैठकर अगर हम सुनते हैं तो म्यूजिक जो है, क्लासिकल राग जो है, वो खुद ब खुद हमारे चक्रा को हील करता है। अगर आप राग के डिटेल में नहीं भी जाएं, शास्त्रीय संगीत में जो भी शास्त्रीय संगीत आपको सूदिंग लगता है, देखिए रोग, आयुर्वेद में रोग के मामले कहा जाता है प्राकृतिक और सात्विक भोजन में मरीज को जो भोजन पसंद आ रहा है, हो ना हो कुछ ना कुछ उस भोजन में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उस मरीज के शरीर के लिए सुटेबल है, फेवरेबल है, तभी उसे वो चीज अच्छी लग रही है। तो संगीत के मामले में भी, शास्त्रीय संगीत में जो शास्त्रीय संगीत के राग आपको सुनते हुए अच्छे लग रहे हैं, बहुत संभावना है कि उसमें वो नोट्स हैं जो आपको हीलिंग के लिए चाहिए। तो म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम चक्रों पर थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक थेरेपी से भी ज्यादा मैं ध्यान को रिकमेंड करना चाहूंगा, कि मेडिटेशन अगर हमने सीख लिया तो 24 घंटे में हम कभी भी मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। सोने से पहले हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, हम प्रातः काल में मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते बीच में आपको आराम करना है, आप बीच में 10 मिनट के लिए अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे म्यूजिक लगाकर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। भोजन के बाद आपको नैप लेना है, उस समय आप 15 मिनट 20 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं। कभी भी कहीं पर वेटिंग टाइम है, उस समय हम ध्यान में मोबाइल देखने के बजाय हम म्यूजिक लगाएं और उसके साथ ध्यान में बैठ जाएं। अगर मेडिटेशन हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, हर एक समय का सदुपयोग ध्यान के लिए अगर हम करने लग जाते हैं, तो हमारे सारे चक्र संतुलित हो जाएंगे, सारे रोग दूर हो जाएंगे। मेडिटेशन को ठीक से हम समझें और उसका प्रयोग करें, हर एक चक्र ध्यान से संतुलित होते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि हमें हमें म्यूजिक से भी हीलिंग होती है और ध्यान से भी हीलिंग होती है, तो म्यूजिक के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो उससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है? जब हम म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं, कोई शास्त्रीय संगीत लगा लिया, तो उससे कितना ज़्यादा से प्रभाव पड़ता है? देखिए, कौन सा म्यूजिक लगाया उसकी बात है ना। आपके जो भी सुनने वाला है, उस व्यक्ति को जिस चक्रा की हीलिंग चाहिए, है ना। 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 6+1 चक्रास बोलते हैं। जो सहस्त्रार चक्र है, बहुत जगह पे जो सबसे टॉप का है उसको सहस्त्रार, क्राउन, बहुत जगह पे उसको चक्रा कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन पत्री जी ने कहा कि वो चक्र नहीं, वो स्थिति है। चक्र जो है वो गोल गोल घूमते हैं, जो सहस्त्रार है वो गोल गोल नहीं घूमता। तो सहस्त्रार को स्थिति कहा जाता है। तो जो भी चक्र, जिस व्यक्ति को जिस चक्रा के लेवल पर काम करने की जरूरत है, उसको वो म्यूजिक सुनने से उसका ध्यान 3 गुना गहरा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि अलग अलग चक्रों की क्वालिटीज, कौन सा चक्र के क्या फंक्शन है। चक्रों के फंक्शन को हम उनके गुणों के आधार पर जान सकते हैं, है ना। जैसे हृदय चक्र है, तो हृदय चक्र हमारा प्रेम करने के लिए है। अगर हमारे किसी व्यक्ति के भीतर जेलसी है ना, किसी दूसरों से ईर्ष्या की भावना, तो उस व्यक्ति को हार्ट चक्र पर काम करने की जरूरत है। किसी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, तो उस व्यक्ति को या तो हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है या मणिपुर चक्र पे काम करने की जरूरत है। किसी व्यक्ति के भीतर धैर्य और ठहराव नहीं है, तो उस व्यक्ति को मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र पर काम करने की जरूरत है। हम गुणों के आधार पर चक्रों को समझ सकते हैं, हम रोग के आधार पर चक्रों को समझ सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में हमारा पैंक्रियाज गड़बड़ होता है और पैंक्रियाज के पास में है मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र को ठीक करने की जरूरत है। बीपी है, उसमें भी मणिपुर चक्र को ठीक करने की जरूरत है। हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र को ठीक करना है। लंग प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र को ठीक करना है। किसी को थायराइड है तो थायराइड के पास यहाँ विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र को ठीक करना है। पीसीओडी की समस्या है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात है, तो वहां पे स्वाधिष्ठान चक्र है,
और मूलाधार चक्र है, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो जो भी रोग है, जिस भी रोग में जो भी ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, उसके सबसे नजदीक में कौन सा चक्र है, वो चक्र का रोल होता है। और कई रोग में एक से अधिक चक्रों का रोल होता है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा फंक्शन को समझना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन गड़बड़ हुए। अब जैसे ब्लड है, अब ब्लड के अंदर काफी मात्रा में वाटर होता है ना, हमारे खून में पानी बहुत होता है। अब 5 लीटर खून है हमारे शरीर में, तो पानी जो है वो जल तत्व, 5 तत्वों के हिसाब से भी चक्रों को समझने की जरूरत है। जो हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का वेट कम या ज्यादा है तो उसको मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है। कम है तब तो जरूर, हाँ ज्यादा है तो मणिपुर चक्र जो तीसरा नंबर का चक्र है उस पर भी काम करना है। पृथ्वी तत्व तो पहला चक्र से जुड़ा है, पृथ्वी तत्व के बाद है जल तत्व, तो स्वादिष्ठान चक्र सैक्रल प्लेक्सस, वहां से जल तत्व जुड़ा हुआ है। तो अगर जल की कोई दिक्कत है, हमारे ब्लड में जल है और साथ ही साथ यूरिनल प्रॉब्लम, तो स्वादिष्ठान चक्र यानी कि किडनी प्रॉब्लम के लिए स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना है। अग्नि तत्व है, अब डायजेशन में हम जब भी भोजन करते हैं तो कहते हैं कि जठराग्नि, जो आयुर्वेद थोड़ा जानते होंगे, अगर भोजन अच्छा पचे उसके लिए जरूरी है कि हमारे पेट में जठराग्नि अच्छी हो। जिस व्यक्ति की जठराग्नि अच्छी होगी वो कुछ भी खाएगा, पचा लेगा। आप सात्विक भोजन करें, वो बात सही है, लेकिन जठराग्नि पर निर्भर करता है कि आपका डायजेशन कैसा होगा। तो जठराग्नि, जठर और अग्नि, जठर कहते हैं स्टमक को और अग्नि मतलब फायर। तो हमारे मणिपुर चक्र में फायर तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, फायर तत्व, और हृदय चक्र में फिर वायु तत्व है। तो अगर सांस की किसी को तकलीफ है तो हृदय चक्र पे काम करना है। यहाँ पर लंग्स हैं, फेफड़े हैं, है ना। कोई व्यक्ति को बंद जगहों पर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, उसको दिक्कत होती है, लिफ्ट में सफर नहीं कर पाते, तो किसकी दिक्कत है? हृदय चक्र की दिक्कत है। विशुद्धि चक्र गड़बड़ है तो थायराइड इफेक्टेड होता है ना। तो हम थोड़ा सा चिंतन मनन करें तो हम चक्रों के बारे में समझ सकते हैं। और कितनी बार ध्यान करते करते भी अगर हमारा मन शांत होने लगा तो आपको फील होने लग जाता है कि हाँ, मुझे अपने इस चक्र पर काम करना है। देखिए, ध्यान में हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। तो अगर आप शांत हो पा रहे हो अपने ध्यान में, तो आप सवाल भी रख सकते हैं कि मुझे अपने किस चक्र को संतुलित करने की जरूरत है। अगर आप सवाल शांत मन से आराम से रखते हैं तो आप पाएंगे उसी दिन या 2-4 दिन में आपको स्पॉन्टेनियसली फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरे सवाल का जवाब ये है, मुझे अपने इस चक्र पर काम करने की जरूरत है। सभी चक्रों पर हमें समझें और काम करें। और इन 7 चक्रों में भी जो फिजिकल डिजीज होती हैं वो ज्यादातर लोअर चक्रास की डिस्टर्बेंसेस, इंबैलेंसेस होते हैं। और हृदय चक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चक्र में, 7 ऊर्जा केंद्र में हृदय चक्र हमारा संतुलित हो, जो सबसे सेंटर में है, तो सब सेंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर को ठीक रखने की जरूरत है, हृदय चक्र को। और हृदय चक्र के बाद हमारा नाभि यानी मणिपुर चक्र। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हृदय चक्र पर काम करें, अपने मणिपुर चक्र पर काम करें, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर, चक्रास के बारे में इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है कि हमें कब किस चक्रा पे काम करके अपने आप को हील करना है और हीलिंग की जो पावर है हमारे अंदर उसको और बढ़ाना है। तो सर, इसके साथ ही समझना चाहूंगी, हार्मोन्स के बारे में आपने काफी बताया, इस पर मैं और डिटेल में समझना चाहूंगी कि हार्मोन्स पर कितना असर पड़ता है मेडिटेशन का, क्योंकि आप स्ट्रेस के बारे में बता चुके हैं, तो और भी क्या असर पड़ता है और कौन कौन से हार्मोन्स पर? देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर, जब भी हमारा ब्रेन कुछ सोचता है तो हमारी बॉडी के लेवल पे 2 सिग्नल पहुंचाने वाले हैं। एक तो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। जब कोई चीज तुरंत करनी है, जैसे अगर पैर में कहीं पर मुझे कांटा चुभने के बाद हमें तुरंत हाथ को पीछे करना है, तो जहां पे रैपिड काम है वहां पर न्यूरॉन का रोल होता है। लेकिन जहां पे हमें कई घंटों और कई दिनों के रोल की जरूरत है वहां पे हार्मोन काम आता है। हार्मोन हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोनल ग्लैंड से निकलते हैं। इंटरेस्टिंगली, हमारे जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं
उनके पास में एक महत्वपूर्ण हार्मोनल ग्लैंड है। तो जब भी कोई भी हार्मोन गड़बड़ होता है, ये जानिए ऊर्जा के तल पर चक्रा गड़बड़ हुआ है। अगर चक्रा को ठीक कर लेंगे तो हार्मोन भी ठीक हो जाएगा। वैसे हार्मोनल डिजीज जब कहते हैं महिलाओं में, तो कहते हैं कि जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो डिस्टर्ब हो गया है, पीसीओडी हुई है, या और भी कई रोग होते हैं। तो वहां पर तो ओवरी से निकलते हैं हार्मोनल ग्लैंड्स, वो तो है ही गड़बड़, लेकिन हमारी बॉडी में और भी कई सारे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं। अभी जो कॉर्टिसोल की बात हुई थी, तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से निकलते हैं। वहां से और भी कई सारे हार्मोनल ग्लैंड हार्मोन्स हैं, बहुत सारे नाम कॉमन नहीं है। ग्लूकागॉन है, इंसुलिन जहां से निकलता है पैंक्रियाज से, वहां से ग्लूकागॉन निकलता है। हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, इन सब से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टैटिन, जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, खासकर ये 25 साल की उम्र तक ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में भी उसकी जरूरत पड़ती है। जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल एनाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, वो 2 फेज होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म निर्माण की प्रक्रिया, तो जो भी निर्माण की प्रक्रिया हो रही है उसमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए। टूट फूट तो हमारे शरीर में होती रहती है ना। बाल और नाखून के सेंस के लेवल पे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बाल और नाखून निकलते रहते हैं, तो अंदर बन रहा है तब तो निकल रहा है। तो बनाने की क्रिया ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होती है। तो ग्रोथ हार्मोन पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन से है और पैंक्रियाज से भी थोड़ा सा है, कई सारे ग्लैंड से। चक्रा संतुलित रहेंगे तो हमारे सभी हार्मोन संतुलित रहेंगे। जहां पर हार्मोनल डिजीज नहीं कही जाती है, वहां भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। जो भी पुरानी बीमारी है, लगभग हर एक पुरानी बीमारी में कोई ना कोई हार्मोन डिस्टर्ब होता ही है। हर चीजें पेशेंट को नहीं बताई जाती, हर चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। जब हम मेडिकल साइंस को, अपने हेल्थ को प्रॉपर समझेंगे, डिटेल में जानेंगे, तो हर पुरानी बीमारी में हार्मोन हमारा डिस्टर्ब होता ही है। इंसुलिन थोड़ा पॉपुलर हो गया क्योंकि डायबिटीज के इंसिडेंसेस केसेस काफी बढ़ गए हैं दुनिया में, तो इंसुलिन के बारे में हम ज़्यादा जानने लग गए। लेकिन इंसुलिन जैसे तो कई सारे हार्मोन्स हैं, तो सभी हार्मोन्स ध्यान करने से संतुलित होते हैं। यह बात हमें याद रखनी चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने बताया था कि ध्यान से सभी बीमारियां, लगभग सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब मैं, जो अभी व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं जिनको ध्यान के बारे में नहीं पता है, उनके लिए आपसे जानना चाहूंगी कि ध्यान क्या है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ध्यान में मंत्रोच्चार करो, कोई बोलते हैं किसी शब्द पर ध्यान लगाओ, कोई बोलते हैं ईश्वर पर ध्यान लगाओ। तो हम इसको कैसे समझें? और जैसे कि हम जब बात करते हैं तो हम आनापानसति ध्यान के बारे में बात करते हैं, जहाँ सांसों पर ध्यान लगाए, तो क्या कौन सा जो मेथड है वो ज्यादा करेक्ट है? जी, देखिए, जब भी किसी विद्या को हमें जब प्रॉपर समझना हो, तो हमें उसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड लिटरेचर है उसको पढ़ना चाहिए, उस पर जाना चाहिए। तो योग के क्षेत्र में तो पतंजलि योग सूत्र है ना। पतंजलि योग सूत्र के अलावा भगवत गीता है या भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं। तो ध्यान की विधियां कई सारी दुनिया में हैं, लेकिन ये बात जाननी है कि उनका उद्देश्य जो है वहां पर वो आत्मा को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन है ना। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर सभी कोई ध्यान को नहीं देख रहे। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको ध्यान में अपना बैठना है, तो हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे चक्रों में, हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे स्पाइन में एनर्जी उतरनी चाहिए। तो एनर्जी तभी उतरेगी जब हमारा ये मन शून्य होगा। तो मंत्र उच्चार करते हैं तब तो हमारा माइंड एक्टिव ही है। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारा माइंड एक्टिव है, उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं उतर सकती। हाँ, हम विजुलाइजेशन करेंगे, बहुत सारे विजुलाइजेशन के मेथड्स होते हैं, तो विजुलाइजेशन करने से भी थोड़ी बहुत ऊर्जा आ सकती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे फर्क पड़ जाएगा। जो शून्य अवस्था वाला ध्यान है, जो कि जैसे आनापानसति है, आनापानसति में हम अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं। तो जब सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे जो विचार है वो पहले शांत होते हैं, यानी कि कम होते हैं। अगर हम 1 घंटे में 100 विचार सोच रहे हो, तो शांत होने का मतलब है कि अगर वो 50 विचार हो जाएं तो मन शांत होने लग गया।
और शांत होते होते जब वो बिल्कुल जीरो हो जाए तो उसको शून्यता कहते हैं, है ना। शून्य हो जाना ध्यान की अवस्था है। हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मन के विचार शांत होते हैं तो भी ध्यान के अभ्यासी को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसके जीवन से स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरा फायदा पाने के लिए, बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए तो आपको शून्य होना है। तो जिस प्रोसेस में आपका मन शून्य हो सकता है उस ध्यान से आपकी हीलिंग हो सकती है। और जो ध्यान से आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होता है, तो अगर हम हील हो रहे हैं तो क्या इससे हम आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगर किन्हीं का ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल बेनिफिट है, सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो वो भी इससे हो सकता है। पहले हम अपने शरीर को निरोगी बना लें, स्वस्थ बना लें और फिर आगे बढ़ें। तो ध्यान में बैठने के लिए हमें सांसों का सहारा लेने की जरूरत है। पीएमसी हिंदी पर आपको स्पिरिचुअल रियलिटी नाम का वीडियो मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी स्टेप एनिमेशन के माध्यम से चीजें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। मेन बात है आंखें बंद करनी है और दोनों हाथों को आपस में मिला के बैठना है। अगर आलथी पालथी आप सुखासन में बैठते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। सुखपूर्वक बैठना चाहिए, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में आता है ये बात, स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक बैठना है, कंफर्टेबल होकर। और आंख बंद करके हम अपनी प्राकृतिक अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। बस आप कोई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रखना चाहें तो रख सकते हैं, उससे एक मेडिटेशन का माहौल बन जाता है। म्यूजिक थेरेपी भी साथ साथ हो सकती है, लेकिन बिना म्यूजिक का भी हम ध्यान लगा सकते हैं। मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी को क्लब कर सकते हैं जब हम म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं। तो ध्यान बहुत आसान है, बहुत सरल है। जितनी हमारी उम्र है कम से कम उतने मिनट हमें एक बार में ध्यान में बैठना चाहिए। और ऐसा दिन में 2 बार अगर आप बैठते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलेंगे, आप हर रोग को ठीक कर सकते हैं। सर, क्या यहाँ पर हम मेडिटेशन से उन रोगों को भी ठीक कर सकते हैं जो कि जेनेटिक्स पर बेस्ड हैं? तो इनको हम कैसे हील कर पाएंगे? जब हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज या जेनेटिक डिजीज में क्या है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम है, उस लेवल पर गड़बड़ी है। यानी कहने का मतलब कि जो गड़बड़ी है वो काफी डीप लेवल पे है ना। तो डीप लेवल पे आपको फायदा पाने के लिए आपको डीप लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करने का यहाँ पे इसका मतलब है क्या कि आपको अपनी फैमिली में ग्रुप मेडिटेशन करना है। परिवार के सभी सदस्यों को, अगर किसी भी फैमिली में किसी को भी कोई भी हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है, तो मेडिकल साइंस के अनुसार हेरिडिटरी डिजीज को हम ठीक नहीं कर सकते, बस हम सिम्टम मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम सस्टेन कर सकते हैं। ठीक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म विज्ञान और मेडिकल जगत में भी एक नई खोज जिसका नाम है इपिजेनेटिक्स, उसके अनुसार हम जेनेटिक डिजीज 99% जेनेटिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। यह बात बहुत हैरानी वाली है और बहुत सारे डॉक्टर भी इस इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को पूरी तरह नहीं जानते। यस, इपिजेनेटिक्स कंसेप्ट तो आ चुका है, लेकिन इसका उपयोग, प्रैक्टिकल उपयोग कैसे किया जाए, ये जानकारी बहुत जगह पे नहीं है। इपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि जीन के इन्वायरमेंट को बदलकर जीन के प्रभाव को बदल देना। जीन को नहीं बदल सकते, ये बात सच है ना। हम कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीन का एक प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? हमारी बॉडी में जो जीन होते हैं वो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए ना एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है। अगर हम उस स्पेसिफिक कंडीशन को, एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन जो बनने की प्रक्रिया है वो बदल जाती है, वो रुक जाती है, वो अलग हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से ऐसे मैं बताऊं कि समझ लीजिए कोई कहीं बारूद है, कोई आग लगने वाली चीज है, उसमें आग लगेगा तो वहां पर आग जल सकती है। अब उस बारूद को अगर पानी में लेके कोई चला जाए
तो बारूद ही रहेगा, लेकिन अब वो आग नहीं लगा सकता, अब उससे नुकसान नहीं हो सकता। तो जीन को बदले बिना अगर हम जीन के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं, अपने सेल के एनवायरनमेंट को बदलते हैं, जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म अलग अलग जो वहां पर है, और यहां पर फिर हार्मोन का रोल आ जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन का और डिफरेंट हैप्पीनेस हार्मोन का। हमारी बॉडी में 5 तरह के हैप्पीनेस हार्मोन है, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एनांडामाइड। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है, ये हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव जीन के लेवल तक भी जाता है। और बहुत जेनेटिक डिजीज में बहुत रिसर्च हुआ है एपिजेनेटिक्स में कि अगर जैसे कोई कैंसर वाले जीन है, ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1, BRCA2 ऐसे जीन के नाम होते हैं। अब ये जीन जो है वो अपना प्रभाव लाएगा, कार्सिनोजेनिक मटेरियल बनाएगा। स्ट्रेस के हार्मोन, स्ट्रेस के इफेक्ट में ये जीन अपना इफेक्ट लाते हैं। अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाए, अगर माइंड को बदल दिया जाए, तो BRCA1 जीन रहते हुए भी उस व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता। यस, हमें जीन को बदलने की जरूरत नहीं है, जीन को भी बदला जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सक्सेस उसमें नहीं मिला है, और ये सभी काफी महंगी चिकित्सा पद्धति हो जाती है। लेकिन हम अपने माइंड को चेंज कर लें, माइंड के माध्यम से हम अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, तो जेनेटिक बीमारियों को भी हम मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स के द्वारा 99% जेनेटिक बीमारियों को बहुत अच्छे से हम हील कर सकते हैं। जेनेटिक्स डिजीज से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस टॉपिक पर मैं एक स्टेम सेल बायोलॉजिस्ट जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, ब्रूस लिप्टन, उनकी किताब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ रिकमेंड करूंगा। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के अलावा भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉसन चर्च, कई सारे लोगों ने एपिजेनेटिक्स पे काम किया है। ब्रूस लिप्टन तो मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल पर रिसर्च कर चुके हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव में पाया कि स्टेम सेल्स का, अगर स्टेम सेल्स उस सेल्स को कहते हैं जिससे हमारी बॉडी के कोई भी सेल्स डेवलप हो सकते हैं। जब माँ के गर्भ में जब शिशु बन रहा है, उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो वो अवस्था जहां से सब ऑर्गन्स अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। हमारी एडल्ट बॉडी में भी स्टेम सेल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो अब स्टेम सेल्स को जो भी रिसर्च होता है स्टेम सेल्स पे, तो उन्होंने पाया कि जब साइटोप्लाज्म, जब वहां पे उसका लिक्विड चेंज कर दिया गया, तो वो तो अलग ढंग से काम कर रहे हैं, अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, अलग तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो हम इन्वायरमेंट को बदल देंगे तो सेल्स और सेल्स के जीन बदल जाएंगे। जेनेटिक डिजीज से घबराने की जरूरत नहीं है। एपिजेनेटिक्स को समझिए, ध्यान को समझिए और हील किया जा सकता है। तो सर ये तो बात रही एपिजेनेटिक्स की, जो आपने बताया कि कैसे हम अपने जो सेल्स हैं या जीन्स हैं उनका आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करके हम कैसे उनको हील कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर सर्जरी मैंडेटरी बता दी जाती है, या स्टोन की बीमारी हो या फिर हार्ट होल की समस्या ले लें, तो क्या ये भी संभव है मेडिटेशन से हील हो सके? यस, हमारे अनुभव में तो ऐसा हुआ है। वैसे केसेस हैं मेरे नोन में जिनको तकलीफ है, अल्ट्रासाउंड पे स्टोन आया, ऑपरेशन कराना है, उन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करते करते उनका दर्द ठीक हो गया, बाद में वो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए, देखा स्टोन तो है ही नहीं। तो ये मेडिकल के लिए ये मिरेकल है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल मिरेकल हो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कारण है। जब नाड़ियों में ऊर्जा उतर रही है तो हीलिंग हो जाती है। सर्जिकल बीमारियों, बहुत सारी सर्जिकल बीमारियों को भी 50% से लेकर 80% तक सर्जिकल की बीमारियां मेरे अनुसार, अगर हम उस पर उस तरह से काम करते हैं, ऊर्जा पर, ध्यान की ऊर्जा है, ध्यान के अलावा थोड़ा नाड़ियों पर काम करने के लिए थोड़ा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है, फिर हमें अपने पॉजिटिव थिंकिंग पर भी काम करना है, नेगेटिव थिंकिंग को बंद करना, पॉजिटिव थिंकिंग को लाना, जिसके लिए लुई हे का फॉर्मेशन है। तो हम बहुत सारी सर्जिकल बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। हार्ट होल, मेरे एक ऑब्जर्वेशन में एक 6 साल के बच्चे को, जो कि जन्म के समय ही डिटेक्ट हो गया था, 6 साल तक उसका ठीक नहीं हुआ। अगर हार्ट होल ठीक होता है तो 4 साल की एज तक हो जाता है। स्पॉन्टेनियस हीलिंग बॉडी हमारा नेचर के द्वारा भी हील होती है,
ठीक है, अब 4 साल तक हील नहीं हुआ है और 6 साल के बाद जब वो मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर करना जब शुरू किए, उसके 3 महीने के अंदर हो गया। तो ये इसको स्पॉन्टेनियस हीलिंग नहीं कहा जा सकता, ये मेडिटेशन का और एक्यूप्रेशर का इफेक्ट है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ेगी, हम मेडिटेशन को पॉजिटिवली समझेंगे और करेंगे, तो हमारे पास और भी अधिक केसेस आएंगे जहां पर हम पाएंगे कि मेडिटेशन से सर्जिकल बीमारियों भी उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे एक्यूट केस है, रोड एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे तो खैर अब जहाँ पे फिजिकल डिरेंजमेंट हो चुका है वहाँ पर तो सर्जरी का ही महत्व रहेगा। लेकिन जो भी ऐसी सर्जरी है जिसमें हम 1 महीने 2 महीने समय ले सकते हैं, उसमें तो हम जरूर रिजल्ट ला सकते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हम जो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई या हार्ट होल की प्रॉब्लम हो गई, तो इस पर हम काम कर सकते हैं। तो कैसे काम करें, थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगी इसको। देखिए, एक तो ध्यान तो हमें अपनाने की जरूरत बिल्कुल। है। फैमिली में अगर सभी लोग आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए एक साथ ध्यान में बैठ सकते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो अपने अपने हिसाब से ध्यान में बैठें। क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर भी अगर ध्यान में बैठते हैं तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। मरीज को 2 बार दिन में ध्यान में बैठना जरूरी है और एक बार में जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान होना चाहिए। और अगर हम शास्त्रीय संगीत के साथ, पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक हैं, मेडिटेशन म्यूजिक के साथ अगर मेडिटेशन में बैठा जाए तो बहुत आसानी से ध्यान लगता है, ध्यान में मुश्किल कोई नहीं आती। जिन लोगों को भी लगता है कि ध्यान तो बहुत मुश्किल है, मैं बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, तो म्यूजिक के साथ, एक अच्छे म्यूजिक के साथ ट्राई नहीं किया, या आप किसी नजदीक के पिरामिड मेडिटेशन मास्टर से मिले तो ध्यान की बारीकियों को समझें, है ना। मेडिटेशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान कला और विज्ञान, माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च, इन पर स्वाध्याय हमारे पीएमसी हिंदी पे अवेलेबल है, उसको आप सुनिए। इस किताब को ही मंगा के पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में माइंड टू मैटर अवेलेबल है। तो जब हम बारीकियों को समझते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए एक अच्छे म्यूजिक के साथ, और अपने माइंड पर काम करना है, निगेटिव थिंकिंग को छोड़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना है। इसके लिए यू कैन हील योर लाइफ आपको पढ़नी चाहिए। पीएमसी हिंदी पर ही परिवर्तन में हमने इस पे चैप्टर वाइज एपिसोड्स बनाए हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के साथ साथ अगर आप पढ़ते भी हैं तो आप ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो अपने पॉजिटिव थिंकिंग को आप लाएं, और डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में अलग अलग रोगों के लिए मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूं, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस समझें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेडिटेशन है, मेडिटेशन के बाद म्यूजिक थेरेपी है, और मेडिटेशन को हम म्यूजिक के साथ कर रहे हैं तो म्यूजिक थेरेपी वाला इफेक्ट भी साथ में आ गया। मेडिटेशन के बाद म्यूजिक थेरेपी के बाद अफर्मेशन, माइंड पे काम करना, माइंड की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना, और अफर्मेशन के बाद फिर एक्यूप्रेशर है, और एक्यूप्रेशर के बाद हम भोजन में किन बातों का ध्यान रखें, इस पर भी बहुत सारी चर्चा होती है। हमें भोजन में किन बातों का ध्यान रखने के लिए इस पे तो पूरे डेडिकेटेड एपिसोड्स हैं ना। सजग हो कि हम क्या खाएं, खाने के लिए मत खाएं, खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएं। तो सर्जिकल बीमारियों को, सो कॉल्ड लाइफ बीमारियों को, कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। आप उम्मीद ना छोड़ें, घबराएं नहीं, समझें और समझकर ध्यान करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। लेकिन एक पॉइंट पर और आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि कहते हैं कि जो पुरानी बीमारियां हैं वहां पर तो ध्यान से बहुत कारगर साबित होता है ध्यान करना, और ध्यान से बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन अब ये समझना चाहूंगी कि कुछ एक्यूट कंडीशंस में या इमरजेंसी सिचुएशंस में वहां पर हम ध्यान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कि वहां पर भी ध्यान के फायदे हैं? देखिए, ध्यान से तो हमारे भीतर धैर्य बढ़ता है, एक ठहराव आता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेडिटेशन से जो अलाइड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, तो बहुत सारी इमरजेंसी, जैसे हार्ट अटैक है, या किसी को दौरे आ रहे हैं, है ना, कोई बेहोश हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन अगर हमारे पास राइट नॉलेज है तो 50% से 80% इमरजेंसी को भी हम बहुत ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं।
हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में रोड एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं। जी। हाँ, रोड एक्सीडेंट है, कोई फ्रैक्चर है, कोई ऐसी चोट है जिसमें खून बह रहा है, तब तो फिर हॉस्पिटल ही ले जाना होगा। लेकिन जो ऐसी इमरजेंसी नहीं है, बहुत सारी इमरजेंसी हमारे घर में हो जाते हैं, तो 50% इमरजेंसी से लेकर 80% इमरजेंसी को में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने बताया कि हम ध्यान का हर क्षेत्र में फ़ायदा ले सकते हैं। ध्यान से ना सिर्फ ऐसी बीमारियां जो पुरानी हैं, इसके साथ साथ इमरजेंसी कंडीशन में भी इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की और अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।